नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानंद पटेल एक बार फिर से आप सभी को अपने एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन इन टॉम चैप्टर 2। फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले चैप्टर 1 का वीडियो बना दिया है और अगर आपने मेरा अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ मशीन के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है। फ्रेंड्स, उसमें मैंने 3 पार्ट में जो पहला आपका चैप्टर है उसको 3 पार्ट में वीडियो बनाया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पार्ट 4 में हम लोग जो चैप्टर 2 पढ़ेंगे उसमें आपका चैप्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स? शुद्ध गति की विश्लेषण एवं संश्लेषण, यानी कि काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें पहला पॉइंट है क्या है फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए हुए अब हम लोग अपने क्वेश्चन अपना जो है भी है अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, में जो हमारा पहला टॉपिक है मोशन। क्या फ्रेंड्स? मोशन। तो इसमें क्या होता है? मोशन क्या होता है फ्रेंड्स? गति। जब किसी बॉडी का कोई कण एक ही समतल में गति करता है तो उसे समतली गति कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? जब कोई बॉडी या पिंड किसी एक ही कण यानी एक ही समतल पर गति करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, यह गति निम्न 2 प्रकार की होती है। क्या फ्रेंड्स? जो होती है समतल गति होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? एक सरल रेखीय गति होती है, दूसरा वक्रीय गति होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा इसको समझना है। तो फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है थोड़ा हम लोग उसको समझते हैं। तो क्या होता है? किसी पिंड अथवा कण का विस्थापन एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। विस्थापन सीधे तथा वक्री पथ पर हो सकता है। क्या फ्रेंड्स, हमारा मेन पॉइंट ये है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, यह तो वो लाइन में होगा यानी कि सीधा होगा, यह तो वक्री होगा। तो फ्रेंड्स, विस्थापन इस तरह होता है। जैसे यहाँ क्या है? ए है, ए से बी। यहाँ क्या है फ्रेंड्स? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्या है आपका लाइन मॉडल, मतलब कि यहाँ ए से बी, बी से सी और सी से डी, इस तरह से विस्थापन होता है। और इसमें भी देख सकते हैं आप कि वक्री मॉडल भी विस्थापन होता है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेग। क्या फ्रेंड्स? वेग। फ्रेंड्स, ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप ये सब पढ़े हुए हैं। तो अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स वेग क्या होता है, तो वेग क्या होता है? समय के सापेक्ष किसी कण के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। क्या फ्रेंड? समय के सापेक्ष यानी कि समय के सापेक्ष किसी कण के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, यानी कि v इक्वल टू ds/dt। क्या फ्रेंड्स? ds यानी क्या हो गया आपका? अब क्या हो गया? ds यानी डिस्टेंस हो गया यानी दूरी होता है जो, और dt क्या हो गया आपके? समय के सापेक्ष है, यानी कि क्या हो? समय के सापेक्ष किसी कण के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। इसको हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में आपका क्या है? EST डायग्राम है और यहाँ कुछ इस तरह बना हुआ है। इसके बीच में क्या बना हुआ है? जो एंगल है थीटा है। क्या फ्रेंड्स? इसके बीच में एंगल थीटा है। और ये क्या है? समय के सापेक्ष क्या हो रहा है इसमें? पहले क्या था आपका जो एंगल था यहाँ था, उसके बाद कहाँ हो गया? यहाँ हो गया, यानी कि समय के सापेक्ष इसमें क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। तो कुछ तो इस तरह वेग का डिफिनेशन होता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है क्या है? स्पीड। क्या फ्रेंड्स? स्पीड यानी कि चाल। ये होता क्या है फ्रेंड्स? इसको आइए देखते हैं। कुछ परिस्थितियों में केवल विस्थापन में परिवर्तन की दर का परिमाण जानना ही पर्याप्त होता है। क्या फ्रेंड्स? कुछ परिस्थितियों में यानी कुछ परिस्थितियों में केवल विस्थापन में परिवर्तन की दर का परिमाप जानना ही पर्याप्त होता है और कण अथवा पिंड की दिशा में परिवर्तन आवश्यक नहीं होता है। इस स्थिति में विस्थापन परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा इसका जो भी है डिफिनेशन ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि मैंने इस बुक को एनालाइज करने के बाद इस तरह से
डिफिनेशन आपके लिए मतलब एकदम सरल लैंग्वेज में लिखा है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स आप इसको डायग्राम से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको हम थोड़ा सा डायग्राम दिखा देते हैं कि जैसे आप इतना जानिए कि ये आपका एक्स अक्ष है और ये वाई है और आपका ये जेड है। तो इसमें देखते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है हो रहा है कैसे हो रहा है। तो कैसे हो रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू फिगर यानी कि चित्रानुसार माना कि एक रेखा ओ ए बिंदु, क्या फ्रेंड जैसे जैसे लिखा है आप वैसे ही, जैसे क्या लिखा ओ ए यानी कि ओ से ए तक आपका क्या है ओ ए बिंदु, ओ के परितः ओ एक्स था ओ वाई यानी कि ओ के परितः यानी कि ओ एक्स और ओ वाई तल में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब है कि घड़ी की दिशा के विपरीत, क्या फ्रेंड्स घड़ी की दिशा के विपरीत है, विपरीत दिशा में घूमती है। किसी समय रेखा ओ ए स्थिर रेखा ओ एक्स से थीटा कोण बनाती है। क्या फ्रेंड्स आपका ओ एक्स जो है ये फिक्स है यानी कि स्थिर रेखा है। और क्या है फ्रेंड्स यहाँ से कि ओ ए, क्या फ्रेंड्स ओ ए क्या है थीटा बना रहा है किसी समय। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें क्या होता है परिवर्तन क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं, क्या थीटा कोण बनाती है। तो यहाँ थीटा कोण बना रही है। तो उसके बाद फ्रेंड्स इसमें परिवर्तन क्या होता है और थोड़ी देर में डेल्टा टी, क्या फ्रेंड्स डेल्टा टी में ओ ए रेखा छोटे से कोण डेल्टा थीटा से घूमकर ओ बी स्थिति में पहुंच जाती है। यही कोणीय विस्थापन कहलाता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको इसके मतलब जो कि जो डायग्राम है उससे अगर बताऊं तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है आपका, ये क्या है एक्स वाई और जेड क्या है आपका एक रेखा है। तो फ्रेंड जो आपका जो ओ और एक्स है क्या है स्थित है यानी कि फिक्स है। इसके पहले जब हमारा ये क्या कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ए ओ से ए तक, क्या ओ ए से जब तक हमारा था तो यहाँ थीटा एंगल बन रहा था। लेकिन जैसे ही थोड़ा यानी कि डेल्टा टी समय पश्चात यानी कि थोड़ा सा जैसे एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ तो क्या हुआ ओ ए से यानी कि जो इसमें विस्थापन हुआ इसके बीच में पहले थीटा था उसके बाद डेल 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 थीटा बन गया। यही हमारा क्या है कोणीय विस्थापन यानी कि एस टी सेकेंड डेल्टा टी सेकेंड बाद जो इसमें विस्थापन हुआ है उसी को हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो फ्रेंड्स क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर स्पीड यानी कि कोणीय वेग एवं कोणीय चाल क्या होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है कि पहले हम लोग देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, इसको मैंने ए मान लिया है। क्या होता है समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। यदि थोड़ा समय डेल्टा टी में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा होता है तो क्या होता है, क्या फिर तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो आइए डायग्राम यहाँ बना हुआ है, आप यहाँ से इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे क्या है आपका एक वक्र बना हुआ है तो आपका है कि ये सेंटर है ओ ए है, क्या फ्रेंड्स ओ ए है आपका क्या है ओ यानी फिक्स लाइन है। यहाँ जब ये जैसे ही मूव किया, क्या फ्रेंड्स जैसे ही ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया 10 सेकेंड में तो क्या हुआ यहाँ एक थीटा एंगल बन गया। यही पूछ रहा है कि इसको अगर हम लोग इसका जो सूत्र होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा सॉरी डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इक्वल टू, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं यानी डी थीटा अपान डी टी। अगर आप इसको अगर थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएंगे इसको इसको हम इसके बराबर आर लिख सॉरी फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं यार ये पूरा क्या है वी इक्वल टू आर और डब्लू होता है, क्या फ्रेंड ओमेगा होता है वी इक्वल टू आर ओमेगा जो कि आपका डी टी इक्वल डी थीटा पॉइंट डी टी इक्वल टू क्या होता है ओमेगा होता है। तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एंगुलर स्पीड यानी कि कोणीय चाल क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है कि यदि कोणीय विस्थापन की तल की दिशा में कोई परिवर्तन ना हो तो तब समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय चाल कहते हैं। क्या फ्रेंड्स यदि यदि कोणीय विस्थापन की तल की दिशा में कोई परिवर्तन ना हो यानी कि फ्रेंड जो कोणीय विस्थापन उसके तल यानी कि नीचे की दिशा में कोई भी परिवर्तन ना हो तब समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं कोणीय चाल कहते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं अब कि
सरल रेखी गति एवं कोणीय गति में के समीकरण क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स ये सेम वैसे ही होते हैं जैसे आप गति के यानी कि गति का जो नियम होता है सेम वैसे ही होते हैं, बस इसमें थोड़ा चेंज रहता है, वही हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं इसमें सरल रेखी गति क्या होता है और कोणीय गति क्या होता है। इसमें क्या होता है सरल रेखी गति v इक्वल टू यू प्लस एफ टी, दूसरा होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। आपका तीसरा लॉ होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2f(s). सेम ऐसे इसमें होता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरा आपका होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। आपका तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर नॉट प्लस 2 अल्फा टी थीटा। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है सेम गति के समीकरण जैसा ही होता है, बस इसमें क्या रहते हैं जो आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं अक्षर वो थोड़ा सा चेंज है। जैसे एंगुलर आप जानते ही हैं, कोण के लिए ओमेगा यूज करते हैं और आप सरल रेखी गति के लिए आप ये यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कड़ी के पिन क्या फ्रेंड कड़ी के पिन जोड़ पर रगड़ वेग क्या फ्रेंड जो कड़ी होता है यानी जो लिंक होता है उसके जो पिन से जो हम लोग जोड़ करते हैं वो रगड़ वेग क्या होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। क्या होता है यंत्र विन्यास की कड़ियों के को पिन जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है, यानी फिर जो मैकेनिज्म होता है यानी कि जो यंत्र विन्यास होता है उससे कड़ियों को पिन जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है। एक पिन जोड़ पर रगड़ पिन की वक्र सतह तथा उसके संपर्क में दूसरी कड़ी पर छिद्र की वक्र सतह के बीच होता है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह क्या होता है इसके बीच रगड़ होता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको अगर उदाहरण से समझे तो और बेटर आपको समझ में आएगा। क्या है कि माना कि कड़ी ए तथा बी पर सी बिंदु पर पिन जोड़ बनाया गया है। क्या फ्रेंड्स कि आपका क्या है कि एक लिया गया है डायग्राम ए बी और सी, जो आपका पॉइंट सी है यहाँ क्या बनाया गया है आपका सी पर पिन जोड़, यहाँ पर क्या बनाया गया है पिन जोड़ बनाया गया है। आपका जो ये है ओमेगा वन है और ये आपका ओमेगा 2 है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो और इनके कोणीय वेग क्या फिर इनके कोणीय वेग ओमेगा 1 व ओमेगा 2 हैं और इनको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है इनको जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज दिशा मूव कराएंगे तो फ्रेंड्स क्या होता है इसके लिए कि तब ओमेगा 1 जो होता है क्या होता है WAC। क्या फ्रेंड्स WAC नहीं ओमेगा AC इक्वल टू ए का कोणीय वेग सी के सापेक्ष। क्या फ्रेंड्स जो ओमेगा 1 लिखिए या तो आप ओमेगा AC इक्वल टू ए का कोणीय वेग सी के सापेक्ष, यानी जो ए का कोणीय वेग रहेगा सी के सापेक्ष रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा ए। ओमेगा 2 को लिखेंगे आप ओमेगा BC यानी बी का कोणीय वेग सी के सापेक्ष होगा तो ओमेगा बी होगा। और आर क्या है आपकी पिन की त्रिज्या, यानी जो आर आपका है फिगर में वो पिन की त्रिज्या यानी ये रेडियस। आपका इसमें पॉइंट भी रखा है कि दोनों कड़ियों के समान दिशा में घुमाओ, यानी कि अगर दोनों कड़ियों को यानी समान दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दोनों कड़ियों को एक ही दिशा में मूव कराएं तब इसके लिए एक रगड़ वेग होगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू आर। उसके बाद फ्रेंड दूसरा क्या है दोनों कड़ियों के परस्पर विपरीत दिशा में मूव कराएं, यानी कि फ्रेंड जो आपका डायग्राम कुछ इस तरह जो बना हुआ है अगर एक कोई इस दिशा में और दूसरे को इस दिशा में मूव कराएं तब हमारा जो रगड़ वेग होगा क्या होगा तो क्या होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू आर। यानी कि जब आपका समान दिशा में रहेगा तो निगेटिव रहेगा और आपका जब विपरीत दिशा में यानी कि एक दूसरे का अपोजिट दिशा में डायरेक्शन में रहेगा तो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से आप रगड़ वेग ज्ञात कर सकते हैं। आपको इस तरह जो है एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपके SSC JEE के यानी कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है स्लाइडर। क्या फ्रेंड्स एक मिनट आपका नेक्स्ट पॉइंट स्लाइडर क्रैंक विन्यास हेतु वेग आरेख। क्या फ्रेंड्स ये भी आपका क्या है डायग्राम है, बट मैं आपको पहले इसमें जो लिखा हुआ है उसको बताऊंगा, उसके बाद आपको फिगर समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अगर इसमें लिखा है जैसा कि चित्र में एक स्लाइडर क्रैंक यंत्र विन्यास का उचित पैमाना पर खींचा गया, यानी कि फ्रेंड्स उचित पैमाने यानी कि इसका अच्छी तरह स्केल से खींचा गया है।
आरेख दर्शाया गया है। इसके लिए वेग आरेख का निर्माण निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो पॉइंट है वो बहुत ही इजी है, लेकिन आपको माइंड में रखना है, तभी आपको ये समझ में आएगा डायग्राम। जैसे जैसे आप पॉइंट पढ़ते जाएंगे आपको डायग्राम समझ में आता जाएगा। तो अगर अगर आप इसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप नोटबुक में इसका डायग्राम बनाइए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, समझ में आ जाएगा। तो आपका जो पहला पॉइंट है, क्योंकि क्या है, क्योंकि विन्यास का बिंदु ए स्थिर है और आरेख में कोई स्थिर बिंदु ए मानिए। तो फ्रेंड्स एक और डायग्राम आगे है, दोनों को कंपेरिजन करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। अब बी पॉइंट है, उचित पैमाना मानकर बिंदु ए से रेखा ए बी खींची जिसकी दिशा कड़ी कड़ी ए बी के लंबवत होगी। तो फ्रेंड्स एक फिगर यहाँ भी है, तो आप यहाँ जैसे लिखा हुआ है ए बी पी, तो आपको थोड़ा इसको ध्यान में रखना है, लेकिन उसके पहले यहाँ देखते हैं क्या है। इन खींची जिसकी दूसरा पॉइंट अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि उचित पैमाना मानकर बिंदु ए से रेखा ए बी खींची जिसकी दिशा कड़ी ए बी के लंबवत होगी और परिमाण कड़ी ए बी के वेग के परस्पर परस्पर होगा। यदि पैमाना 10 मीटर प्रति सेकंड आरेख 1 सेंटीमीटर हो तो 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची ना फ्रेंड्स, कुछ इस तरह है। हमारा सी पॉइंट है, नाव अब बिंदु बी से एक रेखा बी पी के लंबवत दिशा में खींचिए। यह रेखा ही बिंदु पी के सापेक्ष बी की गति को दर्शाएगी। डी पॉइंट है, अब पिस्टन पी की गति पर विचार कीजिए। पिस्टन पी सरल रेखा में गति कर रहा है और यदि क्रैंक चित्रानुसार एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो पिस्टन दाएं तरफ सीधी रेखा में बढ़ेगा। अतः बिंदु ए से दाएं तरफ सीधी रेखा में क्षैतिज दिशा, क्या फ्रेंड्स, क्षैतिज दिशा में एक रेखा खींची। तो फ्रेंड्स आपको ये जितने भी पॉइंट हैं अच्छी तरह से दिमाग में रखना है, तो भी आपको समझ में आएगा। ई पॉइंट है आपका, इसके बाद रेखाएं एक दूसरे को पी बिंदु पर काटती हैं तो सदिश ए पी की पिस्टन के वेग आरेख की दिशा दर्शाएगी। तो फ्रेंड्स जैसे ही जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ पहले क्या है कि बीपी के क्या है समांतर ये है और उसके बाद ये इसके लंबवत है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रेंड्स हमारा इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इम्पॉर्टेंट लगा के जरूर लिखिए। क्या है, तत्कालिक केंद्र यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है तत्कालिक केंद्र? तत्कालिक केंद्र किसी कड़ी पर स्थित एक बिंदु है जिसके परितः दूसरी कड़ी स्थित दूसरी कड़ी स्थायी रूप से या क्षणिक रूप से घूमती है। क्या फ्रेंड्स, तत्कालिक केंद्र किसी कड़ी पर स्थित एक बिंदु है जिसके परितः यानी कि जिसके चारों तरफ दूसरी कड़ी स्थायी रूप से मूव करती है या घूमती है। इसका एक और डिफिनेशन होता है कि एक समतल में चल अवस्था में कोई दृढ़ कड़ी में अथवा पिंड किसी क्षण के केंद्र पर घूमती है अथवा घूमती हुई मानी जाती है तो ऐसा केंद्र उस क्षण पूर्ण कड़ी के सापेक्ष स्थिर रहता है। यह तत्कालिक केंद्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुणीय विशेषताएं, यानी कि जो फ्रेंड्स हमारा तत्कालिक केंद्र होता है इसके यानी कि विशेषताएं क्या हैं, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या है विशेषताएं फ्रेंड्स? जो हमारा तत्कालिक केंद्र होता है उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फ्रेंड्स? आई से। यंत्र विन्यास की एक निश्चित आकृति के संदर्भ में कोई एक कड़ी दूसरी कड़ी के सापेक्ष तत्कालिक केंद्र पर घूमती है। यानी कि फ्रेंड जो हमारा होता है यंत्र विन्यास की एक निश्चित आकृति में जो हमारा एक क्या होता है कि तत्कालिक केंद्र होता है, एक दूसरे के जो एक कड़ी होती है दूसरी कड़ी के पर सापेक्ष घूमती है। हम फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, तत्कालिक केंद्र का ही आपका एक सिंपल सा डायग्राम है, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका यानी कि पेपर में आता है, जैसे कि आपका पेपर में आपको कुछ इस तरह डायग्राम देगा। सबसे पहले आपको इसमें पहचानना है कि इसमें कितने लिंक हैं। तो आइए पहचानते हैं इसमें पहले कितना लिंक है। तो फ्रेंड्स इसमें लिंक ही आपको जानना है। तो इसमें कितना लिंक है? 4 लिंक है। कहाँ कहाँ है फ्रेंड्स? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आपका एक लिंक यहाँ पर है, एक लिंक यहाँ पर है, एक लिंक यहाँ पर है और एक लिंक यहाँ पर है। यानी कि कितने लिंक हैं यहाँ पे? 4 लिंक है। क्या फ्रेंड्स कितने लिंक हैं? 4 लिंक हैं। तो जैसे कि यहाँ जो यहाँ फिगर में दिखाया गया है तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं कि
अब पहली बात क्या है कि वक्र है, उसके अंदर क्या है आपका आयत है। तो उसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे। पहले इसको देखेंगे कि जो I1 I2 लिखा गया है ये कैसे और क्यों लिखा गया। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ शुरू हुआ है कहाँ से आपका, मान लीजिए हम यहीं शुरू करते हैं। क्या I3 4 यानी I3 से 4 है, फिर I2 से 3 है। क्या फ्रेंड्स I क्या है ये, I2 से 3 है। क्या फ्रेंड्स I2 से 3 है। और ये क्या है I1 से 2 यानी I1 से 2 है। और ये क्या I1 से 4 यानी कि आपका I1 से 4 ये है। क्या फ्रेंड्स I1 से 4 ये है। और आपको जो यहाँ लिखा I2 से 4, क्या फ्रेंड्स I आपका ये है 2 से 4, I2 से 4 ये है। और I क्या है I1 से 4 आपका, I1 से 4 आपका ये है और I2 से 4 ये है। तो आप कुछ इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो क्या है कि यंत्र विन्यास में तात्कालिक केंद्रों की संख्या, क्या फिर जो यंत्र विन्यास होती है उसमें तात्कालिक केंद्रों की संख्या अगर एग्जाम में आ गया ज्ञात करने के लिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप इस तरह इसको ज्ञात करेंगे कि n इक्वल टू क्या, कैपिटल n इक्वल टू n कोष्टक में n-1/2। तो फ्रेंड्स आपका जो n होता है क्या होता है, नंबर ऑफ लिंक है, यानी कि लिंक कितने हैं। तो आपको मैंने भी आपको जोड़ के बताया कितने लिंक हैं, 1 2 3 4। तो आपका 4 है तो आप क्या लीजिए हम 4 और n-1 यानी कि 4 में से एक गए तो 3 यानी कि 4 × 3/2। तो आप इसको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको हम लोग यह निम्न प्रकार के होंगे, यानी कि इसको हम लोग निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, आज मैं इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ। जैसे क्या है I1 से 2 है, I1 से 3 है, फिर I2 से 4 है, I2 से 3 है। क्या फ्रेंड्स I2 से 2 से ये आपका 1 है। क्या फ्रेंड I2 से 1 है, ये I2 से 3 है, फिर I2 से 4 है तथा I3 से 4 है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो की यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू वॉच माई वीडियो।